नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, दिल्ली तलब किए गए योगी शाह से मिले, कल मोदी और नड्डा से मिलेंगे। बिहार में कोरोना मौतों की संख्या 72% बढ़ी, सरकार ने की थी हेराफेरी। बंगाल बीजेपी में टूट का खतरा बढ़ा, मुकुल रॉय की हो सकती है वापसी। जितिन के जाने के बाद कांग्रेस नेता बोले, पार्टी में बड़ी सर्जरी की जरूरत। बीजेपी नेता को किसानों का खौफ, कहा घर से निकलना हो जाएगा मुश्किल। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। लगभग एक पखवाड़े से चल रही अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए। योगी की इस यात्रा का एजेंडा क्या है, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, मगर माना जा रहा है कि उन्हें अपनी सरकार और प्रशासन में परिवर्तन के लिए तैयार करने के मकसद से दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ध्यान रहे, अमित शाह से उनके रिश्ते खराब बताए जाते रहे हैं। ऐसे में ये मुलाकात संबंध सुधारने की एक कोशिश भी हो सकती है। योगी की इस यात्रा का मुख्य मकसद आगामी चुनाव है और उस कवायद से उन्हें अवगत करवाना भी है जो लखनऊ और दिल्ली में चल रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष लखनऊ के दौरे के बाद से प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म है। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मिले और उन्हें एक लिफाफा सौंपा था। इस लिफाफे में क्या है ये कोई नहीं जानता। राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात हुई और तब भी कई तरह की चर्चाएं हुई। हालांकि अब कहा जा रहा है कि योगी का दिल्ली आने का मतलब ये हो सकता है कि योगी और आला कमान में बात हो और जो मतभेद हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो ये पिछले लगभग एक पखवाड़े से ये खबरें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है या उनके पर कतरे जा सकते हैं। दिल्ली और लखनऊ दोनों जगहों पर बड़े स्तर पर कवायद हुई। सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, BL संतोष और फिर RSS के जो होस्ट वाले साहब हैं वो भी गए थे, उन्होंने भी मुलाकात की। वहाँ विधायकों से बड़े पैमाने पर बातचीत की गई और कुछ दिल्ली में भी जो संघ परिवार की बड़ी बैठक हुई थी, RSS की बड़ी बैठक हुई थी, उस पर भी इसमें चर्चा हुई। तो ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और जो अमित शाह नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ वहाँ इस चुनाव में लीड करें और इस वजह से ये टकराव या दुराव पैदा हो रहा था। और मोदी के अपने प्रतिनिधि अरविंद कुमार शर्मा जो कि जाति से भूमिहार हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह देने की बात की जा रही थी, जिसको लेकर योगी अडाबंड थे और नहीं तैयार हो रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं जो आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी और संघ परिवार को परेशान कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये सब मानते हैं, उनकी पार्टी के बहुत सारे विधायक भी, कि 4.5 वर्षों में फेल रही है। वो बहुत अच्छा प्रशासन नहीं दे पाए हैं, बल्कि कोरोना काल में वो उनकी जो नाकाबिलियत है वो और भी ज़्यादा उभर कर सामने आई। उनकी अक्षमता, उनकी अयोग्यता सब ने देखी है। तो अब सवाल उठता है कि योगी के नेतृत्व में चुनाव अगर में गए बीजेपी तो वो जीतना उसका मुश्किल होगा। तो इसका समाधान निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जिस तरह से योगी अड़े हुए थे उसमें ये तय हो गया है, लगता है कि योगी को नहीं बदला जाएगा, लेकिन प्रशासनिक फेरबदल होंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कई मंत्रियों को हटाया जाएगा, कई नए बनाए जाएंगे। और ये भी लगता है कि जो ड्राइविंग सीट है उस पर शायद केंद्रीय हाईकमान बैठना चाहेगा और योगी को बनाए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और वो स्टार कैंपेनर भी रहेंगे, लेकिन चुनाव की कमान शायद योगी आदित्यनाथ को न दी जाए। बहरहाल देखना है कि दिल्ली में जो बातचीत होती है उसके बाद क्या निकल कर आता है, अंदर खाने क्या तय होता है, ये चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, लेकिन आने वाले दिनों में साफ होगा कि क्या कुछ तय हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार तय माना जा रहा है, संगठन के स्तर पर कई बदलाव हो सकते हैं, ये भी तय माना जा रहा है।
उसमें योगी आदित्यनाथ के पर कितने कतरे जाएंगे, उन्हें कितना छोटा किया जाएगा, ये देखने की बात है। उस पर योगी आदित्यनाथ कितना सहमत होते हैं, इस पर भी नजरें रहेंगी। अगली खबर लेते हैं। बिहार सरकार ने कोरोना से मौतों के आंकड़ों में हेराफेरी की थी और पटना हाईकोर्ट के आदेश ने उसके इस खेल को अब बेपर्दा कर दिया है। राज्य में कोरोना से पहले जहां करीब 5,500 लोगों की मौतें बताई गई थी, वो बुधवार को एकाएक 9,429 हो गई, यानी करीब 72% की बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए पूरे देश में एक दिन में मृतकों की संख्या बढ़कर 6,148 हो गई है, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा है। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतों की संख्या है। सवाल है कि राज्य में मौतों की इतनी संख्या यानी करीब 4,000 क्या छुपाई गई थी? इस सवाल को तो सरकार जाहिर तौर पर खारिज ही करेगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने ये आंकड़े तब सुधारे हैं जब पटना हाईकोर्ट ने इसके लिए कड़े निर्देश दिए थे। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि बिहार ने मौतों का आधा ही आंकड़ा दिया है। मालूम हो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई महीने में एक रिपोर्ट छापी थी। इसने कई सर्वे और संक्रमण के दर्ज किए आंकड़ों के आकलन के आधार पर लिखा था कि भारत में आधिकारिक तौर पर जो करीब 3 लाख मौतें बताई जा रही हैं, वो दरअसल 6 लाख से लेकर 42 लाख के बीच होंगी। तो विभिन्न राज्यों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आपने देखा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें जो सरकार संख्या बता रही है वो वास्तविक संख्या से कई गुना कम है। यानी जैसे गुजरात के जो आंकड़े आए थे उसमें करीब 1.25 लाख डेथ सर्टिफिकेट बांटी गई थी, जिनमें और सरकार के आंकड़ों के हिसाब से केवल 4,000 मौतें हुई थी कोरोना से। तो आप ये अंतर समझ सकते हैं। और बिहार तो फर्जीवाड़ा का गढ़ रहा है और नीतीश सरकार फर्जी आंकड़े गढ़ने में और प्रचारित करने में सिद्ध हस्त रही है। डे 1 से वो यही कर रही है। तो इस बार भी उसकी ये चोरी पकड़ी गई है, सिर्फ इसलिए कि हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे कि सही आंकड़े बताइए। और ये सही आंकड़े अभी नहीं आए हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट छापी है कि जो डेथ सर्टिफिकेट बांटे गए हैं वो जो संख्या बताई गई उससे कई गुना ज़्यादा है। ये आधे से भी कम संख्या अभी भी बताई गई है। तो पूरे देश में ये खेल चल रहा है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जहां डबल इंजन की भी सरकारें हैं, काफ़ी घालमेल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र ने बार बार अपनी संख्याओं को सुधारा है। तमिलनाडु में जब स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि आंकड़ों को छिपाया न जाए, तोड़ा मरोड़ा न जाए, इसमें पारदर्शिता रखी जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं और कोरोना की कुल मौतों की संख्या आने वाले दिनों में हमें सही हो सकता है पता चले, जब और आंकड़े इसी तरह से कोर्ट के आदेश पर सामने आने लगेंगे। अगली खबर लेते हैं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी के संकेत दिए हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए सौगत रॉय ने कहा कि ऐसे बहुत से नेता हैं जो अभिषेक बनर्जी के संपर्क में हैं और वापस से टीएमसी में आना चाहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि उन्होंने उस वक्त पार्टी को धोखा दिया था जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हालांकि उनकी वापसी को लेकर आखिरी फैसला ममता दीदी द्वारा ही लिया जाएगा। इसके साथ ही लेकिन सौगत राय ने कहा कि दल बदलू नेताओं को 2 धड़ों में बांटने की जरूरत है, एक सॉफ्ट लाइनर्स और दूसरे हार्ड लाइनर्स। राय ने कहा कि सॉफ्ट लाइनर्स वो हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी लेकिन ममता बनर्जी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप नहीं कहा, और हार्ड लाइनर्स वो हैं जिन्होंने ममता बनर्जी का अपमान किया। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के बारे में बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मुकुल रॉय ने कुछ भी नहीं कहा। उनके इस बयान से संकेत मिल रहा है कि मुकुल रॉय की वापसी के बारे में जल्द ही कोई फैसला किया जा सकता है। ध्यान रहे, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हाल में मुकुल रॉय की बीमार पत्नी का हालचाल लेने गए थे, जिससे मुकुल रॉय की वापसी की चर्चा शुरू हुई थी। और अभिषेक बनर्जी की इस विजिट के बाद फिर बीजेपी नेताओं की विजिट भी शुरू हो गई थी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल रॉय को फोन भी किया था। तो मुकुल रॉय की वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है, लेकिन मुकुल रॉय की वापसी में कई अड़चने भी हैं और
सबसे बड़ी अड़चन वही है कि नारद घोटाले और शारदा घोटाले में उनका नाम आया था, उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी शुरू हुई थी, लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए तो सारी जांच उनकी बंद हो गई थी, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी ये फाइलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में मौजूद हैं और इनका इस्तेमाल वो मुकुल राय को ब्लैकमेल करने के लिए, डराने धमकाने के लिए फिर से कर सकते हैं। तो मुकुल राय की ये सबसे बड़ी चिंता है कि अगर वो टीएमसी में गए तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको परेशान करेंगे और हो सकता है सीबीआई का इस्तेमाल करके उन्हें जेल भेजने की कोशिश भी करें। अब ममता बनर्जी इस उनके संकट को कैसे कम कर सकती हैं, उनकी आशंकाओं को कैसे निर्मूल कर सकती हैं, इस पर निर्भर करेगा कि मुकुल राय वापस टीएमसी में लौटते हैं नहीं। लेकिन केवल मुकुल राय का मामला नहीं है, बहुत सारे नेता, कहा जा रहा है कि 35 बीजेपी के विधायक टूटने के लिए तैयार हैं और इसी तरह से निचले स्तर से कार्यकर्ता जो बीजेपी में गए थे वो वापस लौटना शुरू हो रहे हैं टीएमसी में। तो बीजेपी का जो कुनबा है अब एक बार फिर से खाली होता दिख रहा है, क्योंकि सबको पता है कि 5 साल अब दीदी हैं और दीदी के राज में अगर उन्हें रहना है तो दीदी की माननी पड़ेगी, दीदी के भजन गाने पड़ेंगे और बीजेपी उन्हें बचा नहीं पाएगी। तो ये एक ममता बनर्जी का अपना एक खौफ भी है और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता से जुड़ने के अपने फायदे भी हैं, उनके लाभ भी हैं, तो वो लाभ भी नहीं छोड़ना चाहते होंगे नेता। इसलिए अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी हाईकमान के लिए कि कैसे वो अपनी पार्टी को एकजुट रख पाते हैं बंगाल में। अगली खबर का रुख करते हैं। जितिन प्रसाद के दल बदल के बाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं यानी G23 के नेताओं में से एक कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ने की अफवाह को कड़ाई से खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा उनकी पूरी जिंदगी में नहीं होने वाला है। सिब्बल ने कहा कि अगर पार्टी उनसे कहेगी हमें आपकी जरूरत नहीं है तो मैं भी पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन कभी भी अपने पूरे जीवन में बीजेपी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस विचारधारा को मैंने शुरू से ही विरोध किया उसके साथ नहीं जा सकता और यही नाराजगी मेरी जितिन प्रसाद के साथ भी है। सिब्बल ने कहा कि वो इस बात से नाराज नहीं है कि जितिन ने कांग्रेस को छोड़ दिया, लेकिन इस बात से उनको परेशानी है कि जिस विचारधारा का विरोध उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां करती आई हैं वो उसी में शामिल हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब प्रसाद पॉलिटिक्स का चलन है जिसमें नेता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए विचारधारा को किनारे रखकर पार्टी बदल लेता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने भी कहा है कि कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की जरूरत है, न कि केवल विरासत पर निर्भर रहने की। उन्होंने कहा पार्टी में बड़ी सर्जरी की काफी जरूरत है और इसको कल पर नहीं टाला जा सकता, आज ही करना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदारी देते हुए नेताओं की वैचारिक प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देनी चाहिए। मोइली ने जितिन प्रसाद को लेकर कहा कि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता शुरू से ही संदिग्ध थी और पश्चिम बंगाल में उनके प्रभारी होने के बावजूद पार्टी को 0 सीटें मिली। इसने बता दिया कि वो पूरी तरह से अक्षम थे। तो जितिन प्रसाद एक के बाद एक जो पार्टी से नेता टूटकर जा रहे हैं बीजेपी में, उसके बाद पैदा हुई फिर से वही बेचैनी है कि पार्टी को बदलने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, वरना और भी नेता बीजेपी में जाने की कतार में लगे हुए हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे RPN सिंह हो या मुरली देवड़ा हो। ये इस तरह के बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनमें सच्चाई कितनी है कहना मुश्किल है, लेकिन जिन्हें भी लग रहा है कि बीजेपी में रहने में फायदा है, बीजेपी में रहने से मंत्री पद, राज्यसभा, विधायकी, सांसदी मिल सकती है, वो सब उस तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं का ये सही बात है कि वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या उसके पहले जाने वाली रीता बहुगुणा हो या अभी जितिन प्रसाद हो या और भी जो नेता हैं, अगर वैचारिक कमिटमेंट होता तो ये किसी लालच में नहीं आते और उस पार्टी में छलांग नहीं लगाते। तो ये तो है, लेकिन अपनी पार्टी को बचाने के लिए जितना कुछ हाईकमान को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को करना चाहिए वो भी उन्होंने नहीं किया है, जिसकी वजह से
और भी निराशा और हताशा बढ़ रही है और हताशा में पार्टी के नेता फिर दूसरे विकल्प खोज रहे हैं। तो एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, जैसा वीरप्पा मोइली ने कहा, जैसा G23 के ग्रुप के नेता बार बार कह रहे हैं कि पार्टी को बदलने सुधारने की प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान वैसी कुछ करता नहीं दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस का भविष्य लगातार अंधकार में होता जा रहा है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। पंजाब में 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य बीजेपी के नेता किसान आंदोलन को लेकर बेहद परेशान हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल जोशी कहते हैं कि अगर किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो बीजेपी के नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जोशी शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जोशी का डर निराधार नहीं है। इस साल फरवरी में जब पंजाब में नगर निगम के चुनाव हुए थे, तब भी बीजेपी के कई प्रत्याशियों को जनता के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। जोशी द इंडियन एक्सप्रेस से कहते हैं कि वे पंजाब बीजेपी के नेताओं को चुनौती देते हैं कि वे बिना सुरक्षा के अपने नजदीकी गांव में जाकर दिखाएं। राज्य बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार जोशी कहते हैं कि अब वे पूरे राज्य का दौरा करेंगे और किसानों के हक में बात करेंगे। अखबार के साथ बातचीत में जोशी कहते हैं कि अगर पार्टी चाहे तो वह उन्हें बाहर कर सकती है और अभी वो पार्टी में रहते हुए ही ये बात कह रहे हैं। जोशी 2017 का चुनाव हार गए थे। किसान आंदोलन को लेकर उनकी इन बातों को कुछ बीजेपी नेता इस बार उनके फिर से टिकट हासिल करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश बताते हैं, लेकिन जोशी इस तरह की बातों को नकार देते हैं। वहीं दिल्ली में पुलिस ने सीमा पर सुरक्षा बलों की संख्या को बढ़ा दिया है। उसको खबर मिली है कि करीब 50,000 की संख्या में किसान दिल्ली की ओर बढ़ने वाले हैं। दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है, जिसके बाद ममता ने कहा कि वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किसान आंदोलन को लेकर बात करेंगी। कुल मिलाकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन फिर से व्यापक रूप ले रहा है। तो किसान आंदोलन ने अच्छे तरह से समझ लिया है कि जब तक राजनीतिक तौर पर आप अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने की हैसियत में नहीं होते हैं, तब तक वो आपकी बात नहीं सुनता है और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की उसने रणनीति बना ली है। पंजाब में तो जाहिर है कि उसका गढ़ है किसान आंदोलन का, और वहाँ और हरियाणा में भी वहाँ के नेताओं का निकलना, लोगों से मिलना जुलना मुश्किल हो गया है। इतनी ज़बरदस्त घेरेबंदी उन्होंने कर दी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी यही होने जा रहा है और आने वाले चुनाव के मद्देनज़र गतिविधियां बढ़ेंगी। किसान आंदोलन फिर से कोरोना का असर चूंकि कम हो रहा है, वो भय कम हो रहा है, तो वो फिर से एकजुट हो रहा है और फिर से उस आंदोलन में गर्मी आएगी, जो कि सरकार के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होगा कल की खास खबरों को लेकर उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।